नमस्कार, मैं सतीश चंद्र सिंघल नवीन उच्च माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पार्ट 2 के बारे में अध्ययन किया, जिसमें हमने मौर्य वंश के बारे में, गुप्त काल के बारे में तथा विजयनगर साम्राज्य के बारे में अध्ययन किया। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बक्का दो भाइयों के द्वारा 1336 में तुंगभद्रा नदी के किनारे पर की गई थी। विजयनगर साम्राज्य कृष्णदेव राय वहाँ का प्रतापी राजा हुआ, जिसने दूर दूर तक अपनी सीमाओं को फैलाया और अपने साम्राज्य का परचम लहराया। विजयनगर साम्राज्य का पतन तालीकोटा युद्ध के बाद हुआ और विजयनगर में कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में बहुत उन्नति हुई। अनेक भव्य राजप्रसाद, मंदिर आदि बनाए गए, तालाब बनवाए गए और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मध्यकालीन भारत में विजयनगर एक समृद्धशाली साम्राज्य था, जिसमें कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां उसने हासिल की। आज हम पार्ट 3 बाह्य आक्रमण एवं आत्मसातीकरण के बारे में पढ़ेंगे। इस पार्ट में अपन हमारे देश में होने वाले बाहरी जातियों के आक्रमण, यूनानी, शक, कुषाण, हूण आदि के बारे में पढ़ेंगे और उन्होंने हमारे देश की संस्कृति को कैसे अपनाया और उसमें कैसे विलीन हुए, इन सारी बातों का अध्ययन हम इस अध्याय में करेंगे। बाहरी आक्रमण, मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल कहते हैं जब मौर्य साम्राज्य का पतन हो रहा था और गुप्त साम्राज्य का उदय होने तक का जो काल है, उसे मौर्योत्तर काल कहा जाता है। प्रेदत्त की हत्या के बाद में मौर्य वंश के राजा का साम्राज्य चला गया और अन्य राजवंशों ने शासन को संभाला। उस समय मौर्य वंश का पतन हो गया था और ऐसे काल को मौर्योत्तर काल के नाम से जाना जाता है। मौर्योत्तर काल में हमारे देश में विदेशी जातियों ने आक्रमण किए। यूनानी, शक, कुषाण और हूण आदि के द्वारा आक्रमण किए गए और इन बात की जानकारी, विदेशी जातियों के आक्रमण की जानकारी हमें गार्गी संहिता, पतंजलि के महावश, दिव्यावदान, कर्ण की राजतरंगिणी, बाणभट्ट के हर्षचरित, अश्वघोष के बुद्धचरित आदि में इन सब बातों की हमको जानकारी मिलती है। अश्वघोष कनिष्क का दरबारी कवि था, उसने बुद्धचरित आदि लिखे, सुंदरानंद सूर्य अलंकार आदि लिखे। नागार्जुन एक महान दार्शनिक था। तो इन सब की रचनाओं से हमें मौर्योत्तर काल की जानकारी मिलती है, जिस काल में हमारे देश में विदेशी जातियों ने आक्रमण किए थे, उनके बारे में जानकारी मिलती है। अब हम आगे पढ़ते हैं यूनानी आक्रमण के समय की। यूनानी आक्रमण हमारे देश में हुआ, उस समय हमारे देश की स्थिति क्या थी? हमारे देश में यूनानी आक्रमण करने वाला प्रथम शासक था सिकंदर। सिकंदर यूनान में मकदूनिया का एक राजा था और वह पूरे संसार पर विश्व विजय करना चाहता था। पूरे संसार को जीतना चाहता था, विश्व विजेता बनना चाहता था और इसी विश्व विजय की कामना से सिकंदर ने 327 ईसा पूर्व में हमारे देश पर आक्रमण किया। सिकंदर ने जिस समय भारत पर चढ़ाई की, आक्रमण किया, उस समय हमारे भारत की राजनीतिक स्थिति अच्छी नहीं थी। उत्तर पूर्व का जो क्षेत्र है वह छोटे छोटे 25 राज्यों में बटा हुआ था, जिनमें कठ, मूसक, शंबोस, क्षुद्रक, पेशावर, गांधार ऐसे राज्य थे और उन सभी राज्यों में आपस में शत्रुता थी। कुछ राज्यों में गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी तथा कुछ राज्यों में राजतंत्र था। गणतंत्र और राजतंत्र में आपस में शत्रुता थी और वो आपस में लड़ते रहते थे और इसी कमजोरी का फायदा सिकंदर ने उठाया और सिकंदर ने 327 ईसा पूर्व में भारत पर चढ़ाई कर दी। हमारे कुछ देशद्रोही राजाओं ने सिकंदर का साथ दिया, जैसे कि आम्भी और शशिगुप्त। ये क्वेश्चन बोर्ड की परीक्षा में एक बार आया था, किन दो देशद्रोही राजाओं ने सिकंदर का साथ दिया? तो आम्भी और शशिगुप्त। आम्भी और शशिगुप्त। आम्भी और शशिगुप्त दोनों राजाओं ने सिकंदर का साथ दिया
कई राजाओं ने वीरतापूर्वक सिकंदर का सामना भी किया और अपना राष्ट्रभक्ति की भावना उन्होंने दिखाई। कई राजाओं ने युद्ध करने के बाद आत्मसमर्पण कर लिया, जैसे कि अश्मक। अश्मकों ने से सिकंदर का सबसे पहले सामना हुआ। सिकंदर से अश्मक बड़ी वीरता के साथ लड़े और कड़ाई से मुकाबला किया। अंत में अश्मकों की हार हो गई। उसके बाद और बहुत सारे राजाओं ने सिकंदर से युद्ध किया, लेकिन कुछ राजाओं ने बाद में आत्मसमर्पण कर लिया, उसके साथ संधि कर ली और इसी उत्साह के साथ सिकंदर आगे बढ़ा और बाद में उसने पौरव जो राजा है, पौरव प्रदेश पर अपना अधिकार करने की सोची और उसने राजा पोरस के पास में अपना एक दूत भेज दिया। राजा पोरस के पास संधि करने के लिए, संधि का प्रस्ताव के लिए एक दूत भेजा कि भाई तुम्हारे साथ संधि कर लो। राजा पोरस के पास सिकंदर ने और युद्ध करने में तुमको कोई फायदा नहीं है। तो पोरस ने दूत को उत्तर दिया कि मैं इसका जवाब युद्ध भूमि में दूंगा। ऐसे उत्तर को सुनकर के सिकंदर अचंभे में पड़ गया और सिकंदर ने अपनी युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। उसने अपनी सेना को नदी के पार लगा दिया, चिनाब नदी के, और युद्ध की अच्छी तैयारी करके उसने युद्ध प्रारंभ कर दिया। इधर राजा पोरस बाद में पहुंचा तो वो निचले इलाके में था। रात में बरसात हो गई। दलदली क्षेत्र में रुका होने के कारण उसके जो हाथी घोड़े आदि फिसलने लगे और वो अपनी ही सेना को रौंदने लगे। इतने में राजा सिकंदर के कुशल तीरंदाजों ने राजा पोरस को चारों ओर से घेर लिया। राजा पोरस को चारों ओर से घेर लिया और उसे बंदी बना लिया गया। बंदी बनाने के बाद में राजा पोरस को सिकंदर के पास ले जाया गया। सिकंदर के पास ले जाया गया। सिकंदर ने राजा पोरस से अपमानवश पूछा कि तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तो पोरस ने जवाब दिया कि जैसे एक राजा को दूसरे राजा के साथ करना चाहिए। ऐसे निर्भीकतापूर्ण जवाब को सुनकर के सिकंदर अचंभे में पड़ गया और उसने बाद में उससे मित्रता कर ली। दोनों के बीच संधि हो गई। सिकंदर ने उसका जीता हुआ साम्राज्य उसे वापस लौटा दिया और उससे अपना सहयोगी बना लिया। बाद में सिकंदर और आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन स्थानीय जो जातियां थी उन्होंने सिकंदर का बड़ी वीरता के साथ मुकाबला किया और सिकंदर की जो सेना है वो हताश हो गई। एक क्वेश्चन भी है यहाँ पर कि सिकंदर भारत में आगे क्यों नहीं बढ़ पाया, या सिकंदर की सेना ने युद्ध करने से मना क्यों कर दिया। तो इसका पहला कारण है कि लंबे समय तक युद्ध करते रहने के कारण सिकंदर की सेना युद्ध करते करते थक चुकी थी। ये एक क्वेश्चन है कि सिकंदर की सेना ने युद्ध करने से मना क्यों कर दिया आगे। तो इसका पहला कारण है कि लगातार युद्ध करने के कारण सिकंदर की सेना थक चुकी थी, पहला कारण। दूसरा कारण यह है कि लंबे समय से घर से दूर रहने के कारण सिकंदर के बहुत सारे सैनिकों को अपने घर की याद आने लगी और इसलिए वो अपना जल्दी से जल्दी घर जाना चाहते थे। तो ये भी एक कारण था। तीसरा कारण था कि सिकंदर के सैनिकों ने घनानंद जैसे पराक्रमी राजाओं के बारे में सुन रखा था और इसलिए वो उनसे लड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए भी वो जाना चाहते थे, आगे बढ़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि भारतीय सेनाओं के साथ युद्ध में वो पोरस का साहस देख चुके थे। इसलिए वो अब घनानंद से मुकाबला करना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने वापस लौटने का निश्चय कर लिया। और उसके बाद सिकंदर की अन्य स्थानीय जातियों से और युद्ध हुए। मालवों से, मुश्कों से, शंबोश आदि अनेक जातियों से उसके संघर्ष हुए और उन सबको हराता हुआ सिकंदर वापस ईरान में चला गया
और ईरान के सूसा नामक नगर में बीमारी के कारण यानी तेज ज्वर के कारण सिकंदर की मृत्यु हो गई और सिकंदर इस दुनिया से चला गया। सिकंदर के जाने के बाद में सिकंदर के कोई संतान नहीं थी, तो उसके सेनापतियों में आपस में झगड़ा हो गया उत्तराधिकार के लिए और तलवार के बल पर उनका फैसला हुआ। उस युद्ध में सेल्यूकस की विजय हुई और सेल्यूकस जो सिकंदर का सेनापति था, सिकंदर के मरने के बाद में वह उसका उत्तराधिकारी बना और उसने बाद में भारत पर आक्रमण किया, जिसका मुकाबला चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको हरा दिया और उसकी बेटी हेलेना से चंद्रगुप्त मौर्य ने विवाह कर लिया। ये बात मैंने आपको पिछले अध्याय में समझाई। तो इस प्रकार से सिकंदर ने हमारे देश पर आक्रमण किया। दोबारा एक बार बता दूं मैं, सिकंदर ने 327 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया। सिकंदर के इस आक्रमण के समय हमारे भारत की राजनीतिक स्थिति अच्छी नहीं थी। उत्तर पश्चिम का क्षेत्र छोटे छोटे राज्यों में 25 छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, जिनमें कुछ में राजतंत्र था, कुछ में गणतंत्र था। दोनों में आपस में शत्रुता थी और इसका फायदा सिकंदर ने उठाया। इसके अलावा कुछ हमारे देश के विश्वासघाती राजा जैसे कि शशिगुप्त, आम्भी आदि ऐसे राजा थे जिन्होंने सिकंदर का साथ दिया और हर संभव सिकंदर को सहायता देने का वचन दिया। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें उनको भेंट की, धन दौलत दी, सैनिक सहायता करी, जिससे सिकंदर का मनोबल बढ़ गया, आत्मविश्वास बढ़ गया और वह भारत में आगे बढ़ता गया। सबसे पहले सिकंदर का जो सामना हुआ वो अश्मकों से हुआ। अश्मकों ने बड़ी वीरता के साथ सिकंदर का मुकाबला किया, उनकी बाद में हार हो गई और बहुत सारी राजाओं ने सिकंदर का बिना युद्ध किए आत्मसमर्पण कर लिया। कई राजाओं ने युद्ध के बाद आत्मसमर्पण कर लिया। फिर राजा पुरुष से सिकंदर का मुकाबला हुआ। राजा पुरुष ने बड़ी वीरता के साथ सिकंदर का मुकाबला किया और उन्होंने अच्छी प्रकार से युद्ध करके सिकंदर को ये दिखा दिया कि वीरता से युद्ध करने में ही राष्ट्रभक्ति है और मातृभूमि की रक्षा करनी चाहिए। और बड़ी निर्भीकता के साथ उन्हें जवाब दिया कि जैसे एक राजा को दूसरे राजा के साथ व्यवहार करना चाहिए, ऐसे ही मेरे साथ आपको व्यवहार करना चाहिए। ऐसे व्यवहार से सिकंदर प्रभावित हुआ और सिकंदर ने उसका राज्य वापस लौटा दिया। और बाद में सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से मना कर दिया और सिकंदर वापस जब गया तो अश्मकोश और आदि से उसका युद्ध हुआ। कई राजाओं ने संधि कर ली और बाद में ईरान के सूसा नगर में एक लंबी बीमारी यानी मलेरिया बुखार के कारण तेज ज्वर के कारण उसकी मृत्यु हो गई। तो यह है। उसके बाद सेल्यूकस उसका उत्तराधिकारी बना, जिसने भारत पर आक्रमण किया। चंद्रगुप्त मौर्य से उसका संघर्ष हुआ, उसके बारे में मैंने आपको बताया। और फिर बाद में बहुत सारे राजा हुए यूनानियों के। एंटियोकस तृतीय के पश्चात डेमेट्रियस, यूकेटाइडस आदि राजा हुए जो इंडो यूनानी राजाओं के नाम से जाने गए। इंडो यूनानी राजाओं में जो सबसे महान राजा हुआ, प्रतापी राजा हुआ, वह हुआ मेनांडर। मेनांडर जो राजा था, इंडो ग्रीक राजाओं में सबसे प्रतापी राजा हुआ। और मेनांडर का जो जानकारी है, हमें मेनांडर की जानकारी मिलिंदपर्व पुस्तक से मिलती है। मिलिंदपर्व पुस्तक में बौद्ध भिक्षु नागसेन और राजा मेनांडर के बीच वार्तालाप का वर्णन है। तो मेनांडर के बारे में जानकारी मिलिंदपर्व पुस्तक से मिलती है। मिलिंदपर्व पुस्तक में बौद्ध भिक्षु नागसेन तथा राजा मेनांडर के बीच वार्तालाप का वर्णन है। मेनांडर के बीच वार्तालाप का वर्णन है और इसमें ही मेनांडर की ज़्यादातर जानकारी मिलती है। अब मैं आपको राजा मेनांडर के जीवन परिचय से परिचित करा दूं। राजा मेनांडर का जन्म
कलसी गांव में हुआ था, जो अलासन द्वीप में था, साकल से 200 योजन दूर। साकल वर्तमान में शालकोट को कहते हैं। शालकोट वर्तमान में पाकिस्तान में है। शालकोट बहुत सुंदर शहर था, ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं थी, जिसका वर्णन मिलन पर पुस्तक में दिया गया है। और बाजार सामानों से भरे हुए थे तथा खरीदारों की, ग्राहकों की बाजार में बहुत भीड़ थी। जगह जगह सुंदर चौराहे थे जिनमें अच्छे अच्छे फव्वारे चलते थे और बाजार सुगंधित द्रव्यों आदि से भरे हुए थे। तो इस प्रकार से मेनांडर की जो राजधानी थी साकल, उसका वर्णन किया गया। राजा मेनांडर बहुत प्रतापी राजा था। यह पहले कोई राजवंश से संबंधित नहीं था, लेकिन विवाह के बाद यह यूथिडेमस के राजवंश से संबंधित हो गया। इसकी जो पत्नी थी अगेथोक्लिया, वो यूथिडेमस के राजवंश की थी और उसका ये बाद में उस वंश से संबंधित हो गया। पहले कोई राजवंश से संबंधित नहीं था, इसने अगेथोक्लिया तथा उसकी अन्य बहनों से विवाह किया। इसके मरने के बाद में इसका जो पुत्र है स्टेडो, वह गद्दी पर बैठा, लेकिन वह नाबालिग था, इसलिए इसकी पत्नी अगेथोक्लिया ने वो राजभार को संभाला। वो उसकी संरक्षिका बनकर के उसने उसका शासन चलाया। इसके अलावा मेनांडर ने बहुत सारे क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। वह एक दयालु राजा था, पराक्रमी राजा था और उसने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी किया तथा शुंग वंश के राजाओं के द्वारा अत्याचार करने पर, बौद्ध भिक्षुओं पर अत्याचार करने के कारण उसने अपनी यहाँ पर साकल में, अपनी राजधानी साकल में उसने बौद्ध भिक्षुओं को शरण दी। तो इस प्रकार से उसने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, बौद्ध भिक्षुओं की रक्षा की और वह एक उत्साही बौद्ध धर्म का प्रचारक भी बन गया। तो ऐसा था मेनांडर राजा। इंडो ग्रीक राजाओं में सबसे महान था। इसका जन्म कलसी गांव में हुआ, जो कलसी गांव में हुआ, जो अलासन द्वीप में साकल इसकी राजधानी थी, जिसे वर्तमान में शालकोट कहते हैं। शालकोट एक बहुत खूबसूरत शहर था, जिसका वर्णन मिलिंद पर पुस्तक में मिलता है। बहुत अच्छा शहर था, बाजार सामानों से भरे हुए थे और बहुत बड़ी संख्या में वहाँ पर खरीदार और ग्राहक रहते थे। तो यह है मेनांडर पहले कोई राजवंश से संबंधित नहीं था, लेकिन विवाह के बाद एक राजवंश से संबंधित हो गया, यूथिडेमस के वंश से। इसकी पत्नी का नाम अगेथोक्लिया था, पुत्र का नाम स्टेडो था। इसके मरने के बाद में इसकी पत्नी अगेथोक्लिया इसकी राज्य की उत्तराधिकारी संरक्षिका बनी, पुत्र इसका उत्तराधिकारी बना। यह बौद्ध धर्म का प्रचारक था, इसने बौद्ध भिक्षुओं की रक्षा की और मानवता का संरक्षक था। इसने अनेक मठ विहार बनवाए और महान न्यायप्रिय राजा था ये। और इसकी मृत्यु के पश्चात अवशेषों की रक्षा के लिए किस प्रकार उसके साम्राज्य के नगरों में स्पर्धा हुई, ये इस रेप्सन ने लिखा है। और तथा वह एक ज्ञानी राजा था, महान दार्शनिक की संज्ञा उसे दी गई राजा मेनांडर को। तो ये मैंने आपको मेनांडर के बारे में बताया, जो इंडो ग्रीक राजाओं में सबसे महान राजा हुआ। अब आगे हम पढ़ते हैं कि यूनानी आक्रमण के प्रभाव क्या पड़े। जब यूनानियों ने हमारे देश पर आक्रमण किया तो हमारे देश में उनके क्या प्रभाव रहे, क्या बदलाव आए, क्या। तो सबसे पहले हम सिक्कों के बारे में पढ़ते हैं। यूनानियों का सबसे जो पहला प्रभाव पड़ा सिक्कों पर पड़ा। सिक्कों पर यूनानियों के आक्रमण से पहले हमारे देश में जो सिक्के चलते थे, उन सिक्कों पर न कोई राजा का नाम, राजा का फोटो नहीं होता था, न कोई राज चिन्ह होता था, बस धातुओं का एक टुकड़े मात्र होते थे, जिन्हें गोल या सपाट करके और उन्हें सिक्के का रूप दे दिया जाता था। लेकिन उनमें न कोई राजा का चित्र, न कोई राज चिन्ह, न कोई संत तिथि, राज्यारोहण की आदि कुछ होती थी। तो यूनानियों के आक्रमण के बाद हमारे देश में सिक्कों पर राजा का फोटो, राजा का नाम, राज चिन्ह, सन आदि अंकित की जाने लगी। तो सबसे जो पहला प्रभाव पड़ा वो सिक्कों पर पड़ा यूनानियों के आक्रमण का। इसके बाद दूसरा जो प्रभाव मूर्तियों पर क्या प्रभाव पड़ा।
यूनानी और भारतीयों की शैली से एक नवीन शैली का विकास हुआ, इसका नाम था गांधार शैली। गांधार शैली, गांधार शैली का विकास हुआ। गांधार शैली चलिए हमारे भारत में जिन्होंने भवन निर्माण के क्षेत्र में भी एक अलग प्रकार की शैली यूनानियों के द्वारा चलाई गई, और इसके अलावा यूनानियों के प्रभाव से खगोल विज्ञान में आदि में भी बहुत परिवर्तन आए, और उन्होंने अपनी धर्म के क्षेत्र में, भवन निर्माण के क्षेत्र में, खगोल विज्ञान के क्षेत्र में यूनानियों ने अपनी छाप छोड़ी। भारतीयों ने बहुत कुछ ज्ञान यूनानियों से भी सीखा, और यूनानियों ने बहुत कुछ बातें हमारे भारतीयों से भी सीखी। तो इस प्रकार से ये प्रभाव पड़े। इसके बाद व्यापार वाणिज्य। व्यापार वाणिज्य हमारा यूनानियों से संपर्क के बाद हमारे देश का व्यापार वाणिज्य बहुत बढ़ा। हमारे देश के बहुत सारे सामान यूनान में जाते थे, तथा यूनान की बहुत सारी वस्तुएं, श्रृंगार के सामान, विलासिता की वस्तुएं हमारे देश में आती थी। इन सारी बातों की जानकारी इतिहासकारों को उस समय के मिले सिक्कों से मिलती है। यूनानियों के सिक्के हमारे भारत में मिले हैं, हमारे भारत के सिक्के यूनान में मिले हैं। इन बातों के आधार पर इतिहासकारों ने ये बात बताई कि उस काल में यूनान और भारत में व्यापार का संपर्क बहुत अच्छा रहा। दोनों देशों ने एक दूसरे के साथ अच्छे प्रकार से व्यापार किया, सामान को आयात निर्यात किया, और इस बात की जानकारी सिक्के देते हैं। खुदाई में ऐसे सिक्के मिले हैं, राजा मेनांडर के समय के सिक्के मिले हैं, जिनसे इस बात का प्रमाण पता चलता है कि उस समय दोनों के बीच व्यापार बहुत अच्छा चलता था। और इस युग के बढ़ते हुए व्यापार और संबंधों पर ये सिक्के महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराते हैं। इसके बाद सांस्कृतिक प्रभाव और विलीनीकरण। यूनानियों ने जब हमारे भारत पर आक्रमण किया तो उन्होंने हमारे देश की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, रीति रिवाज, परंपराओं को अपनाया, उन्हें आत्मसातीकरण किया, तथा हमारे देश के लोगों ने भी बहुत सारी यूनानी जो संस्कृति के अच्छे जो तत्व थे, जो परंपराएं थी, उनको अपनाया। और इस प्रकार से दोनों संस्कृतियों में आपस में विचारों का आदान प्रदान हुआ, समन्वय हुआ, और बाद में यूनानियों ने हमारी संस्कृति को अपनाया और वो इसी में विलीन हो गए, और वो इसी में आत्मसातीकरण हो गए। उन्होंने हमारी भारतीय धर्म संस्कृति को अपना लिया और वो इसी में विलीन हो गए। तो इनके बारे में है। आगे अपन शक जाति के बारे में पढ़ते हैं। शक, ये मध्य एशिया के निवासी थे, शक। और पिछले अध्याय में मैंने आपको पिछले वीडियो में 10वीं क्लास के में बताया। तो मूल रूप से मध्य एशिया की ये जाति थी, ये लड़ाकू जाति थी और बर्बर जाति थी। इन्होंने भी हमारे भारत पर आक्रमण किया। इनके आक्रमण का एक उद्देश्य था भारत पर साम्राज्य स्थापित करना और लंबे समय तक भारत को अपने नियंत्रण में रखना। शक जाति बर्बर जाति थी, लड़ाकू जाति थी, भारत पर साम्राज्य स्थापित करना चाहती थी। और इस वंश का जो प्रतापी राजा हुआ, शक वंश का, वो हुआ था रुद्रदामन। इस वंश का प्रतापी राजा हुआ, यह जयदमन का बेटा था। जयदमन का बेटा था रुद्रदमन, बहुत प्रतापी राजा था। और इसके बारे में जानकारी हमें, रुद्रदमन के बारे में जानकारी हमें जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। जूनागढ़ अभिलेख से हमें शक शासक रुद्रदामन के बारे में जानकारी मिलती है। जूनागढ़ अभिलेख यह संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख है। संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख है जो राजा रुद्रदामन के द्वारा ही लिखवाया गया था। राजा रुद्रदामन विदेशी होते हुए भी उसने संस्कृत भाषा में जूनागढ़ में एक अभिलेख लिखवाया, जिससे हमें राजा रुद्रदामन के बारे में जानकारी मिलती है।
यह शक वंश का प्रतापी राजा था। इसने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, प्रजा हितैषी काम किए, प्रजा कल्याण के काम किए, ऐसा राजा था ये। इसने अपनी प्रजा के कल्याण के लिए सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया। सुदर्शन झील ये जूनागढ़ में ही है। सुदर्शन झील जब इसकी तेज बरसात के कारण पाल टूट गई तो इसने अपने स्थानीय कोष में से रुपए लगा करके और सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी और प्रजा से किसी प्रकार का कोई अतिरिक्त कर नहीं लिया। ऐसा प्रजा हितैषी राजा था रुद्रदामन, एक जन कल्याणकारी राजा था। ऐसा राजा हुआ ये, और इसने अपने राज्य की सीमाओं को बढ़ाया और जन कल्याणकारी कार्य किए, ऐसे काम किए। इसने अपने साम्राज्य को काठियावाड़, सिंध, पश्चिमी राजस्थान, मालवा, पश्चिमी मालवा तक अपने साम्राज्य को बढ़ाया और इसके अलावा पश्चिमी मध्य भारत, विंध्याचल पर्वत, उत्तरी कोंकण आदि तक इसने अपने साम्राज्य की सीमाओं को बढ़ाया और एक विशाल राज्य कायम किया। तो इस प्रकार से ये रुद्रदामन के साम्राज्य विस्तार के बारे में बताया। शासन व्यवस्था में यह है कि सबसे ऊंचा पद राजा का था। इसने अपने सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद गठित की थी। मंत्री परिषद होती थी। शासन को चलाने के लिए सचिव होते थे, कर्म सचिव आदि होते थे जो शासन को चलाते थे। तो इस प्रकार से ये शासन चलाता था और अच्छे योग्य मंत्रियों की यह नियुक्ति करता था। उसकी व्यवस्था और जो प्रणाली थी वो धर्म पर आधारित थी। धर्म पर आधारित उसने शासन किया। उसने प्रजा के हित को ध्यान में रखा, प्रजा की हर समस्या का समाधान किया। इस प्रकार का कार्य राजा रुद्रदामन के द्वारा किया गया। तो राजा रुद्रदामन एक प्रजा हितैषी राजा था। इसके अलावा राजा रुद्रदामन की ने अपनी प्रजा को चोर और डाकुओं के भय से भी मुक्त किया तथा जंगली जो जीव जंतु जो किसानों की फसल को नष्ट करते थे उनसे उनको मुक्ति दिलाई तथा हिंसक प्राणियों से, हिंसक जो जीव होते थे आदि से प्रजा को भयमुक्त किया और प्रजा को रोग मुक्त करने के लिए उसने कई औषधालयों का निर्माण भी करवाया। तो ऐसे परोपकार के काम, ऐसे जनकल्याण के काम सम्राट रुद्रदामन के द्वारा करवाए गए। तो रुद्रदामन एक परोपकारी राजा था। एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि जनकल्याण के लिए राजा रुद्रदामन को याद किया जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन बहुत बढ़िया प्रश्न है कि राजा रुद्रदामन को जनकल्याण के लिए याद किया जाएगा। इस कथन के पक्ष में अपने तर्क लिखिए। तो इस कथन में को अपन यदि तर्क सहित प्रमाणित करना चाहते हैं तो हमें राजा रुद्रदामन के द्वारा जो जनकल्याणकारी किए गए उनके बारे में लिखना होगा। तो जैसे कि राजा रुद्रदामन ने पहला कल्याणकारी कार्य था सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया, प्रजा से किसी प्रकार का कोई अतिरिक्त कार्य नहीं लिया। इसके अलावा उसने अपनी प्रजा को चोर और डाकुओं के भय से मुक्त किया तथा उसने प्रजा को रोग मुक्त करने के लिए उसने औषधालयों का निर्माण करवाया। इसके अलावा उसने जंगली जीव, हिंसक प्राणियों आदि से भी प्रजा को मुक्त किया। तो ऐसे कार्य उसके द्वारा किए गए। राजा रुद्रदामन बहुत आकर्षक कुशल व्यक्तित्व का धनी था, बहुत सुंदर था, तलवारबाजी में, युद्ध कला में बहुत प्रवीण था। ऐसा वो राजा था और उसने महाक्षत्रप की उपाधि धारण की और पुष्यमित्र शुंग सम्राट होते हुए भी सेनापति कहा जाता रहा, लेकिन उसने महाक्षत्रप की उपाधि धारण की रुद्रदामन ने। तो इस प्रकार से यह बहुत परोपकारी अच्छा राजा हुआ, लोक कल्याणकारी राजा हुआ रुद्रदामन, शकवंश का प्रतापी राजा हुआ। इसके बारे में जानकारी जूनागढ़ अभिलेख में मिलती है, जो संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख है। जूनागढ़ भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। अब हम आगे पढ़ते हैं कुषाणों के बारे में। कुषाण, कुषाण जाति ये चीन से संबंधित जाति थी। पश्चिमी चीन के कांचू प्रांत में रहने वाली यूची जाति से संबंधित थे और इस जाति को हुणों के द्वारा वहाँ से परास्त कर दिया गया और बाद में ये जाति भारत की तरफ आ गई और भारत में इन्होंने शकों को परास्त कर दिया।
इस वंश में जो प्रतापी राजा हुआ वो हुआ कनिष्क। कुषाण वंश का संस्थापक था कुजुल-केडफिसिस। क्वेश्चन आ जाता है 1 नंबर में कि कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुजुल-केडफिसिस। प्रतापी राजा कौन था? कनिष्क था। कनिष्क इस वंश का बहुत प्रतापी राजा हुआ जिसने बहुत सारे क्षेत्रों पर अपनी विजय प्राप्त की। पार्थिया पर विजय प्राप्त की, उज्जैन पर विजय प्राप्त की उसने, पेशावर पर उसने विजय प्राप्त की और पाटलिपुत्र पर उसने विजय प्राप्त की। तो बहुत सारे क्षेत्रों पर उसने विजय प्राप्त की और अपना एक विशाल साम्राज्य उसने बनाया। चीन पर भी उसने विजय प्राप्त की। तो इस प्रकार से कुषाण वंश का ये प्रतापी राजा हुआ कनिष्क और इसने अपने राज्य की सीमाओं को दूर दूर तक फैलाया, कुशल शासन व्यवस्था स्थापित की तथा इसने बौद्ध धर्म को अपनाया और बौद्ध धर्म को अपना करके इसने बौद्ध धर्म की चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया कुंडलवन कश्मीर में। तो और अपने गद्दी पर बैठने के उपलक्ष्य में इसने एक सम्मत भी चलाया। इसके दरबार में बड़े बड़े विद्वान, साहित्यकार, दार्शनिक आदि रहते थे जो बहुत महत्वपूर्ण थे, जैसे कि अश्वघोष, नागार्जुन आदि, जिनके द्वारा बहुत सारे साहित्यों की रचना की गई। अब हम कनिष्क की सैनिक उपलब्धियों के बारे में पढ़ते हैं। पार्थिया पर इसने विजय प्राप्त की, वहाँ के मूर्ख राजा खुसरो को हराकर। खुसरो को हरा करके कनिष्क ने पार्थिया पर विजय प्राप्त कर ली और इसके बाद पाटलिपुत्र पर विजय प्राप्त की और पाटलिपुत्र पर विजय प्राप्त करके इसने वहाँ से अश्वघोष को ये अपने साथ ले आया और अपने दरबार में उसे उचित स्थान दिया गया। पाटलिपुत्र पर विजय प्राप्त की, उसके बाद कश्मीर पर विजय प्राप्त की क्योंकि कनिष्क को कश्मीर बहुत पसंद था और कश्मीर पर विजय प्राप्त करने के बाद उसने कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगति का उसने आयोजन करवाया। उज्जैन पर विजय प्राप्त की। चष्टन ही वह शासक था जिसे कनिष्क ने पराजित किया था। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप पश्चिम भारत के शकों पर शकों ने कनिष्क की प्रभुता को स्वीकार कर लिया और इस प्रकार से कनिष्क ने उज्जैन पर भी अपना अधिकार कर लिया। चीन पर अधिकार किया और चीन के राजा को कर देने के लिए विवश कर दिया। तो इस प्रकार से एक विशाल भूभाग पर इन्हें आक्रमण किया, अधिकार किया, पेशावर पर चढ़ाई की, पेशावर पर विजय प्राप्त की और वहाँ इसने अपनी राजधानी बनाई। तो यह है कनिष्क का जो शासन था वो छत्र प्रणाली पर आधारित था। कनिष्क का शासन छत्र प्रणाली पर आधारित था। मथुरा में महाक्षत्र खरपल्लन और काशी में मनस्पर प्रांतीय शासक थे। तो इस प्रकार से छत्र प्रणाली पर आधारित कनिष्क का शासन था। और अब मैं आपको कनिष्क के बौद्ध धर्म के बारे में बता दूं। ये क्वेश्चन है कि कनिष्क अशोक के बाद में बौद्ध धर्म के उत्थान का श्रेय राजा कनिष्क को जाता है। एक क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये, बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छा प्रश्न है कि सम्राट अशोक के बाद में, पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार प्रसार करवाया। देश विदेशों में उसने अपने बौद्ध भिक्षुओं को प्रचार के लिए भेजा। अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भी उसने प्रचार के लिए भेजा। अनेक चैत्य मठ स्तूप आदि बनवाए और अनेक विहारों का निर्माण करवाया, गुहाओं का निर्माण करवाया आजीविकों के रहने के लिए। तो बहुत सारे काम किए उसने। तो उसके बाद में इतिहासकार कहते हैं कि बौद्ध धर्म का जो ज़्यादा प्रचार प्रसार किया, ज़्यादा जो उत्थान किया, वो सम्राट कनिष्क ने किया। सम्राट कनिष्क बौद्ध धर्म के महान पोषक थे। इन्होंने चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन करवाया कश्मीर के कुंडलवन में। ये भी एक क्वेश्चन है कि चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किसने करवाया? राजा कनिष्क ने। कहाँ पर करवाया? कश्मीर के कुंडलवन में करवाया गया। और इस चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, हीनयान और महायान। अब इस ने राजा कनिष्क ने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अनेक बौद्ध भिक्षुओं को देश विदेशों में भेजा अपने खर्चे पर, तथा अनेक मठ स्तूप आदि का निर्माण भी राजा कनिष्क के द्वारा करवाया गया। इसके दरबार में एक बहुत बड़ा बौद्ध विद्वान अश्वघोष रहता था, बुद्ध चरित्र रहता था और नागार्जुन महान दार्शनिक था जो कनिष्क के दरबार में रहता था। तो इस प्रकार से
इसने बौद्ध धर्म का बहुत उत्थान किया, बहुत प्रचार प्रसार किया। इसलिए राजा कनिष्क को बौद्ध धर्म का पोषक कहा जाता है। अशोक के बाद में सबसे बड़ा बौद्ध धर्म का उत्साही प्रचारक कहा जाता है। अब मैं बौद्ध धर्म के विभाजन के बारे में बता दूं। बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, हीनयान और महायान, और बाद में महायान शाखा का तेजी से प्रचार होने लगा। कनिष्क, ये बात मैंने आपको पहले बताई थी कि कुषाण वंश में कनिष्क प्रतापी राजा हुआ। इसके काल में कला और साहित्य की बहुत उन्नति हुई। अनेक चैत्य मठ, स्तूप आदि बनाए गए और मथुरा में अनेक मूर्तियां मिली है। कुषाण के समय, कुषाण काल के समय की अनेक मूर्तियां मिली है। अनेक इसके द्वारा मठों का निर्माण करवाया गया तथा बिहारों का निर्माण इसके द्वारा करवाया गया। और इसके अलावा इसके समय में साहित्य की बहुत उन्नति हुई, क्योंकि अश्वघोष और जो आदि थे बहुत बड़े विद्वान थे, नागार्जुन आदि, उनके द्वारा बहुत सारे साहित्य लिखे गए। अश्वघोष के द्वारा बुद्धचरित और सार्यपुत्र प्रकरण, सूर्यालंकार आदि उस काल में लिखे गए। और इसी प्रकार से नागार्जुन उसी काल का महान दार्शनिक और वैज्ञानिक था, जिन्हें सापेक्षता का सिद्धांत आदि दिए, शून्यवाद के बारे में जानकारी दी। ये बात उन्होंने बताई। चरक महान आयुर्वेदाचार्य था, जो कनिष्क के समय का था, जिसने चरक संहिता लिखी। और इसके अलावा वसुमित्र पार्श्व संरक्षक कनिष्क के समय के अन्य प्रसिद्ध विद्वान थे, जिन्होंने अनेक साहित्यों की रचना की। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कनिष्क के समय में साहित्य की बहुत उन्नति हुई। कनिष्क के समय में मुद्रा की बहुत उन्नति हुई। कनिष्क के काल में सोने के सिक्के ढाले गए और कुषाण काल में तांबे के सिक्के भी चलाए गए, चांदी के सिक्के नहीं चलाए गए। तो यह है कनिष्क के सिक्कों पर देवताओं को अंकित किया गया। इस प्रकार से उस समय की मुद्रा ढाली गई। यानी कहने का मतलब कुषाण काल में अच्छे सिक्के ढाले गए। यह है कुषाण काल में सोने के और तांबे के सिक्के डाले गए, उन पर देवताओं की मूर्तियां अंकित, देवताओं के चित्र अंकित किए गए। विज्ञान की बहुत उन्नति हुई। नागार्जुन महान रसायन शास्त्री था, जिसने रस विज्ञान के आधार पर उन्होंने नए नए सिद्धांत बताए और अनेक चमत्कार बताए, औषधि बनाई उन्होंने। तो इस प्रकार से विज्ञान की बहुत उन्नति हुई इस काल में। और मूर्तिकला की एक नवीन शैली का विकास हुआ, जिसका नाम था गांधार शैली। गांधार शैली यूनानी और भारतीय शैली के मिश्रण से बनी। यह है। इसके बाद में हम विदेशी व्यापार के बारे में बताते हैं। कुषाणों के काल में हमारे देश में विदेशी व्यापार की बहुत उन्नति हुई। उस समय एक प्रसिद्ध मार्ग था रेशम मार्ग, जो चीन से और रोम तक फैला हुआ था। और उस समय के ताम्रलिप्ति, भड़ौच आदि उस समय के महत्वपूर्ण बंदरगाह थे। यानी कहने का मतलब जलमार्ग से भी हमारे देश का उस समय व्यापार होता था और थलमार्ग से भी हमारे देश का व्यापार होता था। तो व्यापार उस समय बहुत उन्नत था। और हमारे देश के बहुत सारी वस्तुएं, गरम मसाले, सूती कपड़े, मलमल आदि, ये दूसरे देशों में जाते थे और उन सब के बदले में सोना चांदी हमारे देश में आता था। इस काल में हमारा जो भारत है बहुत उन्नत था। हमारे देश में कुषाण काल को व्यापार की उन्नति की दृष्टि से महत्वपूर्ण काल कहा जाता है। इस काल में एक मार्ग, रेशम मार्ग के बारे में मैंने आपको बताया, जो चीन से रोम तक फैला हुआ था। तो इस प्रकार से बढ़ोतरी हुई। और अब मैं आपको धार्मिक जीवन के बारे में बता दूं। राजाओं में एक नई प्रवृत्ति उभर कर सामने आई, राजत्व का सिद्धांत। यानी राज की विशिष्ट अवधारणा, इनमें कुषाण राजाओं ने अपनी तुलना देवताओं से की, अपने आप को देवपुत्र मानते थे और उन्होंने अपनी मूर्तियां बनाकर मंदिरों में स्थापित करवा दी। जैसे राजा कनिष्क ने, राजा कनिष्क का मानना था कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होता है और सभी लोगों को उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो इस प्रकार से देवपुत्र की उपाधि धारण की। इन विदेशी शासकों की सामाजिक स्वीकृति हेतु धार्मिक वैधता आवश्यक थी। तो इस प्रकार से इन्होंने
इन्होंने अपने आप को देवपुत्र कहा। कुषाण वंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म को ज़्यादा बढ़ावा दिया और हमारी भारतीय संस्कृति में ये घुल मिल गए। सामाजिक जीवन के बारे में बता दूँ, कुषाणकालीन समाज समृद्ध था, महिलाओं को पर्याप्त स्वतंत्रता थी तथा घर में उनके पृथक कक्ष होते थे, पोशाक में एकरूपता नहीं थी और समाज समृद्धि विविधताओं तथा अनेक गतिविधियों से परिपूर्ण थे। मथुरा के लेखों से स्पष्ट है, इसमें जीवन को अनेक गतिविधियों वाला बताया गया। नाचने, गाने, वाद्य यंत्रों का उपयोग और नाटक तथा जादू टोने, साहित्य आदि का उल्लेख भी उस समय के साहित्य में मिलता है। उस समय की इनमें जानकारी मिलती है। तो यह है, और उस समय के मनोरंजन के साधन भी थे, नाटक आदि, इनके द्वारा मनोरंजन होता था। कनिष्क का मूल्यांकन, कनिष्क बहुत अच्छा प्रतापी राजा हुआ, कुषाण वंश का महान राजा हुआ ये, और इसने बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार प्रसार किया, अपने राज्य की सीमाओं को बढ़ाया। कला साहित्य के क्षेत्र में इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धि रही। इसके काल में भारत में कला और साहित्य की बहुत उन्नति हुई, व्यापार की बहुत उन्नति हुई। तो आज मैंने आपको पाठ 3 में मौर्योत्तर काल के बारे में जानकारी दी और मौर्योत्तर काल में मैंने आपको इन बातों के बारे में बताया कि किस प्रकार से विदेशी जातियों ने हमारे देश पर आक्रमण किया और कैसे वो हमारी भारतीय संस्कृति में विलीन हुई। जैसे कि मैंने आपको सिकंदर के बारे में बताया। सबसे पहले सिकंदर हमारे देश में आया 327 ईसा पूर्व में। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सिकंदर भारत में कब आया, तो 327 ईसा पूर्व, यानी ईसा से 327 वर्ष पहले सिकंदर भारत आया, जो मकदूनिया का राजा था, विश्व विजेता बनना चाहता था। उसने हमारे भारत के बहुत सारे प्रदेशों पर अपना अधिकार किया। देशद्रोही राजा शशि गुप्त और आम्बी ने उनका साथ दिया। कई राजाओं ने वीरतापूर्वक मुकाबला किया, जैसे राजा पूरस आदि ने, अश्मकों ने आदि ने उनका मुकाबला किया और बाद में सिकंदर भारत में आगे नहीं बढ़ा और वापस लौट गया। ईरान के सूसा नामक नगर में उसकी मृत्यु हो गई। और इसके बाद हमने यूनानी प्रभाव के बारे में पढ़ा। तो सिक्कों पर प्रभाव, सबसे ज़्यादा जो यूनानियों का प्रभाव पड़ा वो हमारे देश में सिक्कों पर पड़ा, क्योंकि यूनानियों के आने से पहले हमारे देश में, मैंने आपको बताया अभी, कि सिक्के ऐसे होते थे धातु के एक टुकड़े के समान। न तो उन पर राजा का कोई चित्र अंकित होता, न कोई सन होती, न कोई राज्यारोहण की तिथि, न कोई राज चिन्ह होता, बस सोने चांदी का कोई टुकड़ा होता था। लेकिन यूनानियों के बाद हमारे देश के सिक्कों में ये बदलाव आए। तो सबसे महत्वपूर्ण जो प्रभाव पड़ा वो सिक्कों पर पड़ा। मूर्तियों कला में एक नवीन शैली का विकास हुआ जिसका नाम गांधार शैली है, जो यूनानी और भारतीय शैली के मिश्रण से बनी, जिसका नाम क्या था, गांधार शैली। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारतीय और यूनानी शैली के मिश्रण से कौन सी मूर्ति कला की शैली बनी, गांधार शैली। और भवन निर्माण के क्षेत्र में भी बहुत सारी प्रभाव हमारे भारतीयों पर पड़े। व्यापार के क्षेत्र में प्रभाव पड़े। हमारे देश के यूनानियों से बहुत अच्छे व्यापारिक संबंध रहे। इस बात की जानकारी हमको सिक्कों से मिलती है। ये के बारे में मैंने आपको बताया। मेनांडर जो इंडो ग्रीक राजाओं में सबसे महान राजा हुआ, उसके बारे में हमने पढ़ा और इसकी जानकारी हमको मिलिंदपर्ण पुस्तक में मिलती है। राजा मेनांडर, ये एक बार क्वेश्चन, 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि मेनांडर राजा के बारे में जानकारी हमको किससे मिलती है, तो मिलिंदपर्ण पुस्तक से मिलती है। अब मिलिंदपर्ण पुस्तक में क्या है, तो मिलिंदपर्ण पुस्तक में बौद्ध भिक्षु नागसेन और राजा मेनांडर के बीच वार्तालाप का वर्णन है। राजा मेनांडर ने बौद्ध भिक्षु से प्रश्न पूछे और बौद्ध भिक्षु नागसेन ने उनका जवाब दिया। और जब सारी जिज्ञासाएं शांत हो गई तो राजा मेनांडर एक उत्साही बौद्ध धर्म का प्रचारक और बौद्ध धर्मावलंबी बन गया। तो इसके बारे में है, बहुत अच्छा राजा था, दार्शनिक राजा था, विजेता राजा था और इसने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया तथा बौद्ध भिक्षुओं की रक्षा की। जब पुष्यमित्र सुंग ने उनके ऊपर अत्याचार किए बौद्ध भिक्षुओं के ऊपर, तो अपनी राजधानी साकल में उनको शरण दी। और इसके बाद मैंने आपको शक वंश के राजा रुद्ररावण के बारे में बताया, जो प्रतापी राजा हुआ, सुदर्शन झील का निर्माण करवाया, प्रजा को चोर और डाकुओं के भय से मुक्त किया और उसने अस्पताल आदि खुलवाए, बनवाए, जिससे कि प्रजा रोग मुक्त हो सके। ये काम उसके द्वारा किए गए। और इसके बाद अपने कुषाण वंश के राजा कनिष्क के बारे में पढ़ा, जो बौद्ध धर्म का महान पोषक था। इसकी जानकारी आपको दी गई। उसके द्वारा की गई विजयों के बारे में मैंने आपको बताया। पार्थिया पर विजय, पाटलिपुत्र पर विजय, उज्जैन पर विजय उसने की, पेशावर पर, चीन पर आदि पर, तथा बौद्ध धर्म की चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन इसके द्वारा किया गया।
साहित्य और कला के क्षेत्र में बहुत उन्नति हुई, व्यापार के क्षेत्र में कुषाण काल में बहुत विकास हुआ। इन सारी बातों की जानकारी आपको इस अध्याय में दी गई और इन सारी बातों की जानकारी मैंने आपको दी। अगले वीडियो में मैं आगे आपको हुण वंश के राजाओं के बारे में जानकारी दूंगा। अब आप इस वीडियो को बार बार अच्छी प्रकार से देखें, निश्चित ही आपको इससे बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। अच्छी प्रकार से आप इसको सुनें। बहुत सारे छोटे और बड़े क्वेश्चन मैंने आपको बीच बीच में इसमें बताए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। आपको निश्चित ही बहुत अच्छी जानकारी इससे मिलेगी। कोई यदि शिकायत हो तो आप जो मोबाइल नंबर है उनसे आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।